तो बेटा अपना नेक्स्ट अब जो टॉपिक है वो है डिविडेंड वाला। इसके ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो 4 to 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। 2023 के दोनों अटेम्प्ट्स में क्वेश्चन आया हुआ है, उससे पहले भी है। और अगर आप पीछे जाएंगे तो लगातार क्वेश्चन आता था। बीच में जो 2-3 अटेम्प्ट आए कोविड के टाइम पर, बस उसमें नहीं आया। तो ऑन एन एवरेज 4 नंबर का ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस अगर हम बात करें जो डिविडेंड से कंसर्न है वो आती है 123 से लेके 127 तक, यानी कुल मिलाकर 23, 24, 25, 26, 27 5 सेक्शन का बंच है। वैसे तो सारी सेक्शंस इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, बट बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है वाली सेक्शन में लेकर चलूं तो 126 को आप एग्जाम के लिए छोड़ सकते हो, 125 को आप एग्जाम के लिए छोड़ सकते हो। जनरली ये सेक्शंस एग्जाम में नहीं आती हैं, लेकिन बाकी जो सेक्शंस हैं लाइक 123, 124, 127 मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूंगा तो इसके अंदर आएगी 127। तो वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें तो कोई बात ही नहीं, राइट। तो जो टोटल हमारा बंच है वो कौन सा रहेगा इसके अंदर, 123 से लेके मेरे बेटे कौन से तक, 127 तक। ठीक है। आओ कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। हाँ, वेटेज कितना रहेगा, वेटेज ज्यादा नहीं रहेगा इसका, 4 नंबर का एक एवरेज वेटेज पकड़ के चलो। परसेंटेज कितना है सर, क्वेश्चन एग्जाम में आने की कितनी प्रोबेबिलिटी इसके ऊपर से, इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी बनती है 40%, 40% संभावना है इसमें से क्वेश्चन आने की। तो आप तैयार रहना, इसमें से क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। अभी देखो मैं क्या करूंगा, 123 से लेके 27 के बीच में जो भी क्वेश्चन आए ना उन सबके प्रोविजन आपको यूं खटाखट बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल में। जैसे देखो दिसंबर 2014 का क्वेश्चन उठाते हैं, ट्रीजा लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2013-14 ऑन 1st of July 2014 but did not pay the same to the shareholders with the prescribed time. Explain the reference to the provisions of Companies Act. What are the penal provisions against violation and under what circumstances no offense shall deem to have been. अब ये बोल क्या रहा है, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं, प्रोविजन समझाता हूं और उसके बाद में आपको आंसर में लेके जाऊंगा। सिंपल है, क्या है ना, सेक्शन 123 में जाओ। कौन कौन सेक्शन बोलती है, 123 से 127। अभी मालूम है ये जो क्वेश्चन है ये किसके ऊपर है पता है, ये है 123 के ऊपर और 127 के ऊपर, मतलब पहली और आखिरी सेक्शन के ऊपर है। 123 क्या बोलता है, सबसेक्शन 5 के अंदर जाते हैं। सबसेक्शन नंबर याद रहे तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई चिंता नहीं, सेक्शन नंबर याद रहना जरूरी है। 123 के अंदर अगर आप जाओगे तो उधर क्या लिखा मालूम है, उसमें लिखा है कि अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, बिल्कुल स्लो मोशन में चल रहे हैं तो आराम से समझ में आएगा। अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो डिक्लेयर करने के बाद पीरियड का ध्यान रखना, 5 दिनों के अंदर अंदर डिविडेंड का अमाउंट आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा कराने का है। यानी फॉर एग्जांपल इफ द डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड ऑन 1st of July, 1 जुलाई 2000 कोई भी पकड़ लो, 2024 पकड़ लो, 1 जुलाई 2024 को डिविडेंड डिक्लेयर किया तो बोले 5 दिन के अंदर, 5 दिन कितना रहता है, 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई तक उस अमाउंट को सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा कराने का। अलग से शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में खोल लो, नाम क्या रहेगा अकाउंट का, डिविडेंड पेबल अकाउंट, डिविडेंड पेबल अकाउंट के नाम से एक अकाउंट खुलवा लो, उसमें पूरा पैसा उठाकर ऐसे डाल देने का। और जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर करा उससे 30 डेज के अंदर अंदर, उससे 30 डेज के अंदर डिविडेंड पे करना है। ध्यान रहे वो 5 दिन इधर ही शामिल है, यानी डिविडेंड डिक्लेयर करने से 5 दिन में जमा कराना है और डिविडेंड डिक्लेयर करने से ही 30 दिनों में आपको वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। सो 1 जुलाई को अगर डिविडेंड डिक्लेयर करा तो बोले तो कितनी तारीख तक डिविडेंड देना पड़ेगा, 30 जुलाई तक। तो 1 जुलाई को डिक्लेयर करा, 5 दिन में सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा कराओ, डिक्लेयर करा उससे 30 दिन में आपको पे करना है, यानी 30 जुलाई तक इस दर वाले केस में। फॉर एग्जांपल अब 30 जुलाई तक अगर कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं करा, फॉर एग्जांपल है ना, रीजन कुछ भी रहा हो, डिविडेंड अगर कंपनी ने पे नहीं करा तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, जिस दिन 30 दिन खत्म होंगे उसके बाद 7 दिनों के अंदर अंदर उस अमाउंट को उस डिविडेंड पेबल अकाउंट में से निकाल लेना, जो बचा हुआ अमाउंट है उसको निकाल लेना और एक नया अकाउंट खुलवाना। किसका नाम क्या रहेगा, अनक्लेम्ड और अनपेड डिविडेंड अकाउंट। क्या समझे, 30 दिन पूरे हो गए, डिविडेंड पे नहीं हो पाया कुछ का, फॉर एग्जांपल रीजन, माइंड द वर्ड रीजन, कुछ भी रहा हो, कंपनी की गलती थी नहीं थी उससे कोई मतलब नहीं है। 30 दिन खत्म हो गए ना, तो 30 दिन के बाद अगले 7 दिनों के अंदर अंदर उस अमाउंट को एक नया अकाउंट ओपन होगा, सेम बैंक में खुलवा लो, कहीं और खुलवा लो, सेम बैंक में खुलवा लो। 7 दिनों के अंदर अंदर एक नया अकाउंट खुलवाना, क्या रहेगा उसका नाम, अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट, अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट। वो बचा हुआ अमाउंट उसके अंदर ऐसा डाल देने का, समझ गए क्या, बचा हुआ अमाउंट उसके अंदर उठाकर ऐसा डाल देने का। और वो पैसा उस, अच्छा उधर से डिविडेंड पेबल अकाउंट जीरो हो जाएगा क्योंकि जिसको डिविडेंड देना था वो दे दिया, जो बचा अनक्लेम्ड अनपेड डिविडेंड अकाउंट में गया, सिंपल। अभी उस अकाउंट में ये पैसा रहेगा 7 साल। 7 साल में कोई भी डिपॉजिट शेयर होल्डर अपना पैसा आके ले सकता है, जिसका भी डिविडेंड है
वो आए कंपनी से पैसा लेके जा सकता है, चलेगा। यदि 7 साल में भी वो पैसा पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, मतलब जिन जिन का था वो सब लोग नहीं आए, कुछ लोग लेकर गए कुछ लोग नहीं आए, तो मालूम है 7 साल बाद कंपनी क्या करेगी? 7 साल बाद कंपनी उस पैसे को कहां ट्रांसफर कर देगी? एक अकाउंट होता है गवर्नमेंट के पास, क्या नाम रहता है उसका? इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। So the entire amount remaining, which is remained left in that account, that is called unclaimed or unpaid dividend account, shall be transferred to the investors education and protection fund, and from where the central government will be entitled to have that amount, which will be used to pay dividend to the remaining shareholders who did not get their dividend, or else the government will use that amount for protection ऑफ शेयर होल्डर्स, राइट। वो खर्च करती है सरकार उनके, उनको प्रोटेक्शन करने में, उनको एजुकेट करने में, राइट, उनको गाइड करने में, बेसिकली सरकार के पास चला जाएगा। तो पीरियड को याद रखने का, डिक्लेयर करने से 5 दिनों में सेपरेट बैंक अकाउंट में डालना है, डिक्लेयर करने से 30 दिनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 30 दिन निकल गए, अमाउंट बच गया, तो अगले 7 दिनों के अंदर एक नया बैंक अकाउंट खुलेगा जिसका नाम रहेगा अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट। उसमें पैसा 7 साल पड़ा रहेगा। 7 साल खत्म होने के बाद भी अगर कोई पैसा बच जाता है तो उस पैसे को आप कहां ट्रांसफर कर दोगे? इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। करेक्ट, ये ध्यान में रखो। अच्छा, वापस से पीछे आओ, ये तो हो गया प्रोसीजरल पार्ट। पीछे आओ, हमने कहा था डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद 30 दिनों में बांटना है। ये जो टाइम पीरियड है ना, ये किसमें दे रखा है? 123 में। इधर इसलिए मैंने लिखा कि 123 का प्रोविजन, ये 123 में 5 दिन में सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है, 30 दिनों में बांटना है। अगर कंपनी डिविडेंड 30 दिनों में नहीं बांट पाई, करेक्ट, अगर कंपनी 30 दिन में डिविडेंड नहीं बांट पाई तो वो तो करोगे ही करोगे 30 दिन खत्म होने के बाद 7 दिनों में सेपरेट, वो तो एक अलग पार्ट है। अगर कंपनी 30 दिनों में डिविडेंड नहीं बांट पाई तो कंपनी को मिलेगी सजा, कंपनी के ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट को भी मिलेगी सजा। कंपनी को सजा क्या मिलेगी? कंपनी को सजा बताते हैं, देखो सेक्शन 127 में सजाएं हैं, इसलिए मैंने आपसे शुरू में कहा था सेक्शन 127 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें है पेनल्टीज फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। क्या समझे? इसमें है पेनल्टीज फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, बहुत भारी पेनल्टीज हैं। अच्छा, पेनल्टी किस पे लगेगी? कंपनी पे भी लगेगी और ऑफिसर एंड डिफॉल्ट दोनों पे लगेगी। माइंड द वर्ड, दोनों पे लगेगी। कंपनी पर कितनी पेनल्टी? देखो कंपनी पर क्या रहेगा, देखो क्या लिखा है, वेयर कंपनी व्हेन अ डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय कंपनी बट नॉट बीन पेड, और the warrant in respect thereof has not been posted within 30 days from the date of declaration। मैं ये भी बताता हूँ वारंट क्या होता है। डिविडेंड को पे कैसे करना होता है? या तो आप कैश, तो हार्ड कैश, आजकल तो वो रहता ही नहीं, या तो आप उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, ठीक है, या फिर आप क्या करो, डिविडेंड वारंट्स दे दो। डिविडेंड वारंट एक तरीके से चेक जैसा होता है, कंपनी एक डिविडेंड वारंट बना के शेयर होल्डर के घर पे भेज देती है, शेयर होल्डर उस डिविडेंड वारंट को बैंक से एनकैश करा सकता है, नहीं तो शेयर होल्डर उसको अपने पास रखे, फ्यूचर में कभी भी कंपनी कोई शेयर वगैरह निकालती है तो उस समय वो डिविडेंड वारंट को यूज कर सकता है ना। मतलब शेयर, कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करने के लिए वो पैसे देने के बजाय वो डिविडेंड वारंट यूज कर सकता है, एक तरीके से कैश वाउचर है। समझ गए क्या? तो हम क्या बोल रहे हैं, अगर कंपनी ने, याद रखना डिविडेंड कभी भी काइंड में नहीं देना है, डिविडेंड या तो कैश में जाएगा, या तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा, या तो डिविडेंड वारंट मिलेगा, दैट्स इट। काइंड में नहीं कि बदले में उसको क्या बोले, तेरा 25,000 का डिविडेंड है, तेरे को फ्रिज दे देते हैं, कंपनी तेरे को मोबाइल दे देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं चलता है, कैश में देना पड़ेगा। तो जिस दिन कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करा उससे 30 दिनों में अगर पे नहीं करा या डिविडेंड वारंट सेंड नहीं करा तो ऐसे केस में कंपनी को सजा मिलेगी। सजा क्या है? देखो पहली सजा किस पर है बेटा? डायरेक्टर पे। डायरेक्टर ऑफ कंपनी, नोइंगली अ पार्टी, जानबूझकर अगर उसने ये गलती करी तो पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट एक्सटेंड टू 2 years, यानी अप टू 2 years। और बेटा क्या लिखा है? एंड फाइन 1,000 रुपीज फॉर एवरी डे ड्यूरिंग डिफॉल्ट कंटिन्यू। तो भैया डायरेक्टर की तो हालत खराब होने वाली है। डायरेक्टर के ऊपर कितनी पेनल्टी है? डायरेक्टर के ऊपर पेनल्टी है कितना? 2 साल तक की तो जेल और प्लस 1,000 रुपए पर डे का जुर्माना। 2,000 रुपए तक, सॉरी 2 साल तक की तो जेल प्लस 1,000। हाँ, अगर डायरेक्टर ने डिफॉल्ट जानबूझ के करा। इसके अलावा कंपनी को सजा मिलेगी। कंपनी शैल बी लायबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच डिफॉल्ट कंटिन्यू। आपको 12-18% की रेट से क्या देना पड़ेगा बेटा? ब्याज देना पड़ेगा। तो 18% का ब्याज आपको देना पड़ेगा। तो दोनों को सजा मिलेगी, कंपनी को भी और ऑफिसर एंड डिफॉल्ट को भी। अच्छा, अब लेकिन अगर मान लो
डिविडेंड पे नहीं करा, मान लिया हमने 30 दिन में डिविडेंड पे नहीं करा ना, इसलिए आपने हमारे को सजा दी, 2 साल तक की जेल, 18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज लग गया कंपनी के ऊपर, डायरेक्टर को भी 1,000 रुपए पर डे का फाइन देना पड़ा। लेकिन हमेशा डायरेक्टर की गलती या कंपनी की गलती थोड़ी ना होती, करेक्ट? तो सेक्शन 127 कहता है कि 5 केसेस ऐसे हैं जिसमें कंपनी को और डायरेक्टर्स को सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां 30 दिन में डिविडेंड नहीं पे करा तो वो गलती कंपनी की मानी जाएगी, और सॉरी वो गलती कंपनी की नहीं मानी जाएगी। ऐसे 5 केसेस हैं जहां पर कंपनी के ऊपर कोई सजा नहीं होगी, भले ही 30 दिन में डिविडेंड नहीं दिया। वो 5 केस कौन से देखो। वेयर डिविडेंड कुड नॉट बी पेड, वेयर डिविडेंड कुड नॉट बी पेड बाय रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ। लॉ में कोई प्रोविजन आ गया, लॉ में प्रोविजन आ गया। लॉ का प्रोविजन का मतलब क्या रहता है, सरकार का, जैसे कोविड आया था ना, तो कोविड के टाइम पे सरकार ने बैन लगा दिया ना, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, कोई ऑफिस नहीं जाएगा, फलाना दिमाग का भी, तो डिविडेंड कहां से देंगे। और where shareholder is given a direction to the company regarding payment of dividend and those directions cannot be complied and the same has been communicated to him। कंपनी के शेयर होल्डर ने बोला था भैया मेरा डिविडेंड इस फलाने व्यक्ति को दे देना, भाई ठीक है दे देंगे। अभी वो व्यक्ति मिल नहीं रहा, उसका बैंक अकाउंट नहीं मिल रहा, अभी हम क्या करें। हमने ये बात शेयर होल्डर को बता भी दी, उसके बाद सामने वाला कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो कंपनी की गलती नहीं है। थर्ड, वेयर देयर इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द राइट टू रिसीव डिविडेंड, लड़ रहे हैं, कौन लड़ रहे हैं, जो शेयर होल्डर था ना उसने किसी और से शेयर खरीदे थे, अभी जिससे शेयर खरीदे वो कह रहा है ये डिविडेंड पिछले साल का था, ये तो मुझे मिलना चाहिए। जिसने परचेस करा, जो अभी शेयर होल्डर है, वो क्या बोल रहा है, जब मैंने शेयर परचेस कर ली तो डिविडेंड भी मेरा है। अभी तुम दोनों लड़ रहे हो, अभी लड़ रहे हो, तो अभी हम क्या करेंगे, अगर तुम दोनों लड़ रहे हो तो अभी हम क्या करेंगे बताओ, किसको डिविडेंड दे, तो तुम लड़ लो, जब तुम्हारी लड़ाई पूरी हो जाए तब हमको बता देने का, हम लोग उसके अकॉर्डिंगली डिविडेंड दे देंगे। Where dividend has been lawfully adjusted by the company against any sum, कंपनी को शेयर होल्डर से कोई पैसा लेना था, दे नहीं रहा है, बहुत दिन हो गए पैसा मांग रहे, दे नहीं रहा है हमको, है ना, ऐसा उल्लू हमको बना के रखा हुआ है। तो आज डिविडेंड डिक्लेयर करा, जितना उसका डिविडेंड का अमाउंट बनाना, उसमें से हमने उसका वो वाला ड्यू काट लिया, पैसा नहीं दिया, बात खत्म, एडजस्ट हो गया। यानी 5 केसेस है, लॉ की वजह से नहीं दे पाए, डिस्प्यूट है दोनों के बीच में, शेयर होल्डर ने बोला था किसी और को दे देना, या उसने कुछ हमें इंस्ट्रक्शन दिए थे, हम वो पूरे नहीं कर पा रहे, और ये बात हमने शेयर होल्डर को बता भी दी, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी जो शेयर होल्डर्स हैं, वो लोग उस कंपनी को जो उससे पैसा मिला, वो पैसा कंपनी ने उससे कोई पैसा लेना था, मतलब कंपनी को शेयर होल्डर से पैसा लेना था, उसमें एडजस्ट कर दिया, और या फिर कोई और रीजन है जिसमें कंपनी की गलती नहीं है, तो बेटा इन 5 केसेस में डायरेक्टर या कंपनी के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, उनको कोई सजा नहीं दी जाएगी। किसके बारे में, उनको कोई सजा नहीं दी जाएगी, किसके लिए बेटा, डिविडेंड 30 दिन में पे नहीं करने की। लेकिन 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 एक बात जो आपको नहीं भूलनी, डिविडेंड अगर 30 दिन में पे नहीं करा, चाहे कंपनी की गलती हो या ना हो, वो जो प्रोसेस है ना, कौन सा वाला, 30 दिन खत्म होने के बाद 7 दिनों के अंदर अंदर सेपरेट बैंक अकाउंट में डालना है, वो रहेगा, उसको नहीं आप करना मर्ज, वो अलग रिक्वायरमेंट है। यानी 30 दिनों में अगर डिविडेंड पे नहीं हुआ, सो वॉट एवर द रीजन, चाहे कंपनी की गलती थी या नहीं थी, 30 दिन के बाद में 7 दिन में सेपरेट बैंक अकाउंट में तो डालना ही डालना है, ठीक है। अगर कंपनी की गलती थी तो फिर ये पेनल्टी भी लगेगी, कंपनी की गलती नहीं थी यानी ये 5 केसेस तो पेनल्टी नहीं लगेगी, बस इतनी सी बात है, ठीक है। क्या बोलो, सही है क्या, एकदम कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर, गुड। अभी देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया, ये 120 कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, 120 डिविडेंड में कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता, बेवकूफ बनाते हैं लोग, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के नाम पर बच्चों को डरा देते हैं। प्रैक्टिकल 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 वालों में क्या रहता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का मतलब होता है जिसमें फिगर्स होती हैं, कुछ कैलकुलेट करना हो, ऐसा दिख रहा है तुमको। अभी ये ऊपर वाला तो डिस्क्रिप्टिव था, नीचे वाला प्रैक्टिकल है। व्हाट प्रैक्टिकल, हाँ केस स्टडी होगा, प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता। सी, अ कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड एट एन एजीएम फॉर द फाइनेंशियल ईयर, तो डिविडेंड डिक्लेयर भी कहां होता है बेटा, एजीएम में ही होता है। डिविडेंड एजीएम में डिक्लेयर किया जाता है, शेयर होल्डर्स डिक्लेयर करते हैं। फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31st of March 2013 without providing for depreciation on certain immovable properties on the ground that these assets were acquired as an investment for the purpose of earning supplementary income through shown in the balance sheet under the head fixed assets and not for the purpose of any business carried on by the company. If the though it's shown, if the company had provided depreciation on the said immovable properties, the company would have suffered loss for the financial year ended 31st March। तो बड़ा सिंपल सी बात है कि भैया ये कह रहे हैं कि कंपनी ने कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टीज को परचेज करा, कंपनी कहती है हमने उसको बिजनेस के लिए परचेज ही नहीं करा, हमने उसको किसी और पर्पस के लिए यूज करा, पर गलती से हमने उनको किस में दिखा दिया, फिक्स एसेट्स में दिखा दिया।
ठीक है, मतलब परचेज करा इमोल प्रॉपर्टी, बिजनेस पर्पस के लिए नहीं करा। भाई किसके लिए करा ये नहीं पता, लेकिन बिजनेस पर्पस के लिए परचेज नहीं करा, तो कंपनी ने उनको इमोल प्रॉपर्टी में दिखा दिया। लेकिन कंपनी ने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करा, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज करते वो तो एक्सपेंडिचर में जाता, और कंपनी कह रही है कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हमने बिजनेस के लिए परचेज करी ही नहीं कभी, तो कंपनी ने उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया। अब प्रॉफिट जो था उसमें से डिविडेंड बांटा। अब क्लेम कर रहा है कि भाई, शेयर होल्डर्स क्लेम कर रहे हैं कि भाई कंपनी अगर उन इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जो डेप्रिसिएशन लगता वो भी पीएनएल में दिखा देती, तो उस केस में फिर पीएनएल में प्रॉफिट नहीं आता, लॉस आता, और लॉस आता तो डिविडेंड नहीं होता। तो अब क्या करें? अब आपसे क्या पूछा गया है, इज इट इन द ऑर्डर ऑफ द कंपनी टू डिक्लेयर डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द डेप्रिसिएशन ऑन द सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी? देखो, पहली चीज यहां पर समझना बड़ी सिंपल सी बात है, मुझे लगता है क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते तुमको बात समझ में आ गई होगी। जब मैंने ये बोला कि कंपनी ने मैं बोलूं, मैंने कुछ एसेट परचेस करी पर बिजनेस के लिए, ने किसी और पर्पस के लिए, ये बात तो समझ में आती है, क्योंकि मैं क्या हूं, इंडिविजुअल। तो मैं इंडिविजुअल हूं, मैंने अपनी दुकान खोल रखी है, समझ गए क्या? अब मैं आपको ये बोलूं कि यार हमने ये इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन बिजनेस के लिए नहीं, किसी और पर्पस के लिए, तो आप मान लोगे, हो सकता है घर के लिए खरीदी हो। कंपनी तो जो भी परचेस कर, कंपनी का घर बार थोड़ी ना होता है यार, कंपनी के लिए हमने किसी और पर्पस, किसी और पर्पस क्या होता है? कंपनी का एक ही पर्पस है, बिजनेस करना। तो ये बात कुछ गले नहीं उतरती कि कंपनी ने कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी फॉर अदर पर्पस नॉट, क्योंकि कंपनी का कोई और पर्पस होता ही नहीं। इसीलिए हमेशा एक बात घोट के पी लो, कंपनी ने जो भी एसेट खरीदा है, जो कंपनी के नाम से, वो बिजनेस की एसेट्स है, और वो बिजनेस के लिए, hence they should be eligible for depreciation. So it is absolutely immaterial that for what purpose the assets have been purchased. It is absolutely immaterial that for what purpose the assets have been purchased. If the immovable property has been purchased by the name of the company, then they should be liable for depreciation. देखो, इन्होंने पूछा आपसे पहला सवाल यही, क्या कंपनी के लिए बिना डेप्रिसिएशन चार्ज करे डिविडेंड डिक्लेयर करना सही है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत है, बिना डेप्रिसिएशन चार्ज करे, क्योंकि प्रॉफिट से ही नहीं आएगा। So according to section 127 of Companies Act, a company can declare and pay dividend only after making adequate provision of depreciation. It is immaterial whether the assets are used for the purpose of business by the company as an investment or for earning supplementary income. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है तो बिजनेस का ही पार्ट ना। एंड द एसेट्स आर नॉट इंटेंडेड फॉर रीसेल, कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी ने एसेट्स क्यों परचेज करी, बिजनेस के लिए, कुछ इनकम कमाने के लिए, क्या फर्क पड़ता है तो बिजनेस के एसेट्स ना। As per provisions of section 127 are mandatory in nature, it is not in order to company to declare dividend for financial year without providing for depreciation of certain immovable properties. The financial statement for financial year ended cannot be set with true and fair view. बेटा देखो, ये गलत सेक्शन है यहाँ, ये 127 नहीं आएगा, इसको कितना करने का बेटा, 123 करने का। ये 127 नहीं है, 123 है, 123 के अंदर लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, उसके बिना आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉफिट ही सही नहीं आएगा। तो देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं आएगा। खैर, ये हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा बस इतना सा है कि डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करा तो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। सेकंड, इज इट पॉसिबल फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी टू रिवोक डिविडेंड व्हिच हैज बीन डिक्लेयर्ड? नहीं, यहां गड़बड़ हो गई। अब देखो क्या है ना बेटा, यहां सुनिएगा, बहुत समस्या हो गई, भयंकर वाली। क्या समस्या हो गई मालूम है? लॉ ये कहता है कि एक बार डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया ना, तो आप वापस नहीं ले सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब कुछ भी हो गया, एक बार डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया ना, तो डिविडेंड वापस नहीं आता, चाहे जमीन फट जाए, चाहे आसमान गिर जाए, कुछ भी हो जाए। वंस डिविडेंड डिक्लेयर्ड इट कैन नॉट बी टेकन बैक। तो कंपनी ने यहां पर क्या गलती कर दी? कंपनी ने डिविडेंड तो दे दिया, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करा, गलती हो गई, लेकिन फिर भी डिविडेंड वापस नहीं आएगा। जैसे ही आपने डिविडेंड पे करा, नहीं डिक्लेयर ही करा है खाली, तो भी इट बिकम्स अ डेब्ट। सी, डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड बिकम्स अ डेब्ट एंड कैन नॉट बी रिवोक्ड except with the consent of the shareholders because the declaration of dividend creates a debt to the shareholders. काम का नहीं है, काम का नहीं है, बस इतना ही लिखना, डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद डेब्ट बन जाता है। hence dividend has been declared illegally. In this case the board of directors will be justified in revoking the declaration of dividend. गलत 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 गलत, आंसर गलत है। आपने कुछ भी करा हो, डिविडेंड तो वापस नहीं आएगा। डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, इलीगली भी करा तो भी डिविडेंड तो वापस नहीं आएगा। आंसर को थोड़ा सही करना रहेगा।
डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो अब क्या होगा? तो भैया लॉ का तो वायलेशन हुआ, आंसर गलत है, सही करवाना पड़ेगा आंसर। डिविडेंड एक बार डिक्लेयर हो गया तो रिवोक नहीं हो सकता। अब तो जो नुकसान है, कंपनी वो डिविडेंड कहां से भरेगी? बीओडी अपनी जेब से भरेगा। ऐसा करना, यस, कंपनीज एक्ट इज वेरी क्लियर। इन्होंने आंसर में कुछ ज्यादा लिख दिया, इतना नहीं लिखना था, ये गलत प्रोविजन है। डिविडेंड एक बार डिक्लेयर हो गया ना तो वापस नहीं आ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तो बीओडी को अपनी जेब से भरना पड़ेगा, बिकॉज आपने लॉ का वायलेशन करा है, आपने लॉ का क्या कर दिया? वायलेशन करा है। चलो अब चलते हैं दिसंबर 2015 के क्वेश्चन पे। पीडब्ल्यू लिमिटेड इज फेसिंग लॉस इन बिजनेस ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। इन द इमीडिएट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर द कंपनी हैज डिक्लेयर्ड dividend at the rate of 8%, 10%, 12%. To maintain the goodwill of the company, the board of directors decided to declare 12% interim dividend for the current year. Examine the applicable provision. देखो बेटा, इंटरिम हो या फाइनल डिविडेंड हो, प्रोविजन सेम ही है, प्रोविजन में कोई फर्क नहीं है, प्रोविजन सेम है। प्रोविजन बताता हूं, जनरली कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है जो भी करंट ईयर के प्रॉफिट्स होते हैं ना उनमें से, चाहे इंटरिम हो। इंटरिम और फाइनल डिविडेंड में क्या फर्क होता है? फाइनल डिविडेंड साल के एंड में डिक्लेयर किया जाता है ना, और कौन डिक्लेयर करता है? शेयर होल्डर डिक्लेयर करते हैं एजीएम में, यानी ईयर एंड हो गया, और अभी ईयर एंड होने के बाद डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे शेयर होल्डर साल के एंड में। सिंपल है बिल्कुल, क्या? लेकिन फाइनल डिविडेंड, सॉरी, इंटरिम डिविडेंड ईयर के बीच में डिक्लेयर होता है, लाइक अप्रैल टू मार्च। आप ऐसा भी बोल सकते हो, दो एजीएम के बीच में डिक्लेयर होता है। तो डिविडेंड जो डिक्लेयर होगा वो एजीएम में डिक्लेयर नहीं होता, इट इज डिक्लेयर्ड बाय द बीओडी। इतना ही फर्क है। डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड एजीएम में डिक्लेयर होता है, शेयर होल्डर डिक्लेयर करते हैं। इंटरिम डिविडेंड बीओडी डिक्लेयर करता है, शेयर होल्डर डिक्लेयर नहीं करते। करेक्ट, इंटरिम डिविडेंड शेयर होल्डर डिक्लेयर नहीं करते, लेकिन दोनों के रूल सेम है। कैसे? या तो आप डिविडेंड दोगे करंट ईयर के प्रॉफिट में से, करेक्ट। अच्छा, इंटरिम डिविडेंड तो जितने दिन निकले, जैसे फॉर एग्जांपल आप अक्टूबर में डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो इंटरिम, तो कितना दिन निकला? अप्रैल से सितंबर, 6 महीने निकले, 6 महीने के प्रॉफिट में से आप इंटरिम डिविडेंड दे सकते हो। मान लो अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है, कंपनी के पास में प्रॉफिट्स नहीं है, तो अब क्या करे? क्या कंपनी अभी भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है क्या? देखो, वैसे तो कोई बाउंडेशन नहीं है लॉ में कि अगर आपके पास में प्रॉफिट नहीं है तो आपको इंटरिम डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड देना ही है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, प्रॉफिट तो डिविडेंड भी नहीं है। लेकिन कंपनी को कभी कभी अपनी मार्केट में गुडविल मेंटेन करने के लिए प्रॉफिट नहीं होने के बावजूद भी डिविडेंड देना पड़ता है। लाइक कंपनी में ट्रेंड रहा फ्रॉम द लास्ट फ्यू इयर्स, कंपनी वाज कंटिन्यूअसली डिक्लेयरिंग द डिविडेंड, राइट? फॉर द मेनी इयर्स कंपनी वाज डिक्लेयरिंग द डिविडेंड, एंड like in the current year company has a loss, तो अब बड़ा awkward situation हो जाएगा मार्केट में। यार कंपनी ने साल डिविडेंड दिया, हाँ कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया साल, मतलब कंपनी तो बर्बाद होने वाली है, मतलब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी खतरनाक है। लाइक यू अंडरस्टैंड हाउ द रूमर्स स्प्रेड, इट इज लाइक फायर इन द फॉरेस्ट, कंप्लीटली लाइक एक छोटा सा रूमर आया एंड इट जस्ट लाइक स्प्रेडिंग ओवर द वर्ल्ड। Everybody is like creating their own views about the company, everybody is like creating own perception about the company. Someone is like, company is going to die, company is going to liquidate, company don't have the liquidity, and blah 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 blah. So what is the good thing for the company to maintain their reputation? Company need to declare the dividend. Like company don't have the profits, but still to maintain their image in the market, कंपनी डिक्लेयर्स। अब पैसा ही नहीं है तो डिविडेंड कहां से दे? प्रॉफिट तो है ही नहीं। सो कंपनी पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को यूज करके डिविडेंड दे सकती है, लेकिन 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 पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से डिविडेंड देने के लिए कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ती है। क्या कंडीशंस है? बेसिक बताता हूं मैं आपको। पहला कंडीशन है, रेट ऑफ डिविडेंड जो रहेगा ना वो पिछले 3 सालों के एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कंडीशन नंबर 1। ये सारी कंडीशन एक साथ पूरी होनी है। पहला कंडीशन, पिछले 3 सालों का जो एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड है उससे ज्यादा ना हो। अगर हम अपना क्वेश्चन देखें तो पिछले 3 सालों का एवरेज रेट है 8, 10, 12 का एवरेज निकालूंगा 10% आएगा, तो करंट ईयर में डिविडेंड का जो रेट आएगा वो 10% से ज्यादा नहीं आना चाहिए। कंपनी कितना डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है? कंपनी 12% देना चाहती है, नहीं दे सकती। मैं और भी कंडीशन बता रहा हूं, क्वेश्चन इतना सही है, इनको तो आपको तो बस क्वेश्चन में इतना बताना है कि क्या कंपनी 12% डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। तो टेक्निकली अगर मैं बात करूं, मेरा आंसर खत्म हो गया कि डिविडेंड का रेट, अगर पिछले करंट ईयर में लॉस है और आप पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से डिविडेंड दे रहे हो, तो डिविडेंड का जो रेट है वो किसी भी हालत में पिछले 3 सालों के एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड से ज्यादा नहीं हो सकता। और एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड है हमारा 10, कंपनी देना चाहती है 12, नॉट अलाउड। लेकिन मैं ये तो बस क्वेश्चन तो खत्म, बट हम चलते हैं। अगर पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से डिविडेंड देते हो तो 3-4 कंडीशंस पूरी करनी पड़ती है। पहला कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा क्या है? जो अमाउंट आप पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से निकालोगे डिविडेंड देने के लिए, पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से जो अमाउंट आप निकालोगे
वो मालूम है कितना निकाल सकते हो मैक्सिमम? आपका पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस का 10%। यानी अगर आपका पेड अप कैपिटल है 1 करोड़, रिजर्व एंड सरप्लस है 20 करोड़ 20 लाख रुपए, तो 1 करोड़ 20 लाख का 10% मतलब आप अपने रिजर्व में से 12 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट नहीं निकाल सकते, यानी डिविडेंड 12 लाख। अच्छा, दोनों सारी कंडीशन एक साथ लेके चल रही है, यानी रेट ऑफ डिविडेंड 10% से ज्यादा ना हो, तो शेयर कैपिटल हमारा कितना है इस साल? 1 करोड़। 1 करोड़ का हम डिविडेंड दे सकते हैं 10%। अगर इस वाले क्वेश्चन की बात करूं, पिछले 3 सालों का एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड निकाला, कितना है? 10%। तो करंट ईयर में मैक्सिमम कितना डिविडेंड दूंगा? 10%। कैपिटल कितनी है? 1 करोड़, तो 1 करोड़ का 10% कितना रहेगा? 10 लाख। अच्छा, वैसे देखूं तो मैं रिजर्व में से कितना अमाउंट निकाल सकता हूं? कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस का 10%, वो आ रहा है 1 करोड़ 20 लाख, उसका 10% 12 लाख। हाँ, तो अभी तक तो ठीक है, रिजर्व में से 12 लाख रुपए निकाल सकता हूं और डिविडेंड वैसे भी 10% से ऊपर नहीं देना। तीसरी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजर्व्स में कितना अमाउंट बचना चाहिए? आपने जो अमाउंट निकाला ना, इसके बाद रिजर्व में कितना बचना चाहिए? कैपिटल का 15%। यानी अगर आपकी कैपिटल 1 करोड़ है, जैसा भी हमने एग्जांपल लिया, उसका 15% कितना आता है? 15 लाख। रिजर्व में 15 लाख रहना चाहिए, 15 लाख बच जाना चाहिए। रिजर्व में कितने पैसे थे? 20 लाख। 20 लाख में से 15 लाख छोड़ दूंगा तो कितना निकाल सकता हूं? 5 लाख। अब यहां कर फंस गया। कंडीशन 1 के हिसाब से डिविडेंड कितना दे सकते हो? 10%। कैपिटल 1 करोड़, तो 1 करोड़ का 10% मैं 10 लाख दे सकता हूं। कंडीशन नंबर 2 के हिसाब से रिजर्व में से कितना निकाल सकते हैं? तो 12 लाख। ठीक है, अभी तक तो सही चल रहा था, 10 लाख ही देना है 10% के हिसाब से, हम तो 12 निकाल सकते हैं। लेकिन जब तीसरा कंडीशन देखे तो रिजर्व में से 5 ही लाख निकाल सकते हैं, 12 लाख नहीं, 5 ही लाख। 12 लाख नहीं, 5 लाख, राइट, क्योंकि हमें 15% छोड़ना है। यानी हमारी सेकंड कंडीशन क्या है? रिजर्व में से कितना निकालोगे? कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस का 10%। लेकिन कंडीशन ये है कि अमाउंट निकालने के बाद रिजर्व में कैपिटल का 15% कम से कम बचे। बस गया ना? ये सारी कंडीशन पूरी होंगी तो ही आप पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को यूज कर सकते हो, वरना नहीं यूज कर सकते। क्वेश्चन 3 नंबर का था, छोटा सा था, इतना बड़ा सारा आंसर लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको छोटा सा आंसर लेकर आना है इस वाले क्वेश्चन में। कंडीशन तो 3 है, पहला एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड जो पिछले 3 सालों का है उससे ज्यादा डिविडेंड नहीं दोगे। दूसरा, जो अमाउंट ऑफ रिजर्व में से अमाउंट जो निकालोगे वो होगा कैपिटल प्लस रिजर्व में सरप्लस का 10%। तीसरा, अमाउंट निकलने के बाद रिजर्व में कितना बचना चाहिए? कैपिटल का 15%। लेकिन इस क्वेश्चन में इतनी बातें नहीं पूछी गई। उन्होंने बोला कि यार कंपनी 12% डिविडेंड देना चाहती है, चूंकि लॉसेज है, फिर भी कंपनी पास्ट प्रॉफिट में से 12% देना चाहती है। हम लिखोगे एज पर सेक्शन 123 company can declare dividend out of past accumulated profits in case company do not have profit in current year। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 पॉइंट्स बनाना। पॉइंट नंबर 2, द रेट ऑफ डिविडेंड इन सच केस shall not exceed average rate of dividend of past 3 years। Point number 3, in the given question average rate of dividend is 8 plus 10 plus 12 divided by 3, 10%। Point number 4, hence declaring dividend at the rate of 12% by the company is not allowed or justified। Correct, simple। Star Gold Limited declared and paid dividend in the time to all its equity holders for the financial year 2014-15, except in the following 2 cases. Mrs. Sheila, holding 250 shares, had mandated the company to directly deposit the dividend amount in her bank account. The company accordingly remitted the dividend, but the bank returned the payment on the grounds that there was difference in the surname of payee। payee मतलब जिसको मिलना है, यहाँ पे मिस शीला है, in the bank records। The company however did not inform Mrs. Sheila about his risk। अब आ गया गड़बड़। अब यहाँ पर 127 पर कर रहे थे, हमने कहा था अगर कंपनी 30 दिनों में डिविडेंड नहीं देती तो कंपनी को सजा मिलेगी, डायरेक्टर्स इन डिफॉल्ट को सजा मिलेगी। लेकिन 5 केस हमने वो भी पढ़े थे जहां कंपनी को सजा नहीं मिलती। उनमें से एक केस क्या था? शेयर होल्डर ने आपको इंस्ट्रक्शन दिए, आप वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पाए, कर पा रहे हो किसी कारण से, और ये बात आपने शेयर होल्डर को बता दी। यहां क्या हुआ? शेयर होल्डर ने आपको इंस्ट्रक्शन दिया कि आप डिविडेंड मेरे बैंक अकाउंट में डाल देना, कंपनी ने वैसा ही किया, लेकिन वहां से वापस आ गया कि भैया सरनेम मिसमैच कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हो जाता है कई बार, स्पेलिंग का फर्क आ जाता है, राइट। जैसे नाम पे शीला अग्रवाल, अब अग्रवाल की स्पेलिंग बहुत लोग अलग अलग, कुछ लिखते हैं AGGRAWL, कुछ लोग लिखते हैं AGARA, ऐसा डिफरेंस आता है, तो स्पेलिंग मिसमैच हो गया, बैंक ने रिटर्न कर दिया। करेक्ट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कंपनी को ये बात मिसेस शीला को बतानी चाहिए, कंपनी ने नहीं बताई, तो गलती किसकी है? कंपनी की। हाँ, आपने ये बात मिसेस शीला को बता दी कि मैडम आपने इंस्ट्रक्शन दिया था, उसके अकॉर्डिंग हमने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा, बट बैंक ने ये पैसा वापस कर दिया क्योंकि नाम मिसमैच कर रहा है, तो बताए, तो कंपनी की गलती नहीं होती। यहां ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने इन्फॉर्म नहीं करा, देखो, तो इसलिए कंपनी के डायरेक्टर्स को और कंपनी को सजा मिलेगी। डिविडेंड अमाउंट ऑफ 50,000 वाज नॉट पेड टू मिस्टर मोहन
सॉरी डिजीज, डेथ हो गई उनकी, इन व्यू ऑफ द कोर्ट ऑर्डर रिस्ट्रेनिंग द पेमेंट ड्यू टू द फैमिली डिस्प्यूट अबाउट द, हाँ यहाँ तक ठीक है। अभी मिस्टर मोहन है, उनकी डेथ हो गई, अब फैमिली के मेंबर्स लड़ रहे हैं आपस में कि भैया किसको पैसा मिले किसको ना मिले एंड ब्ला ब्ला एक्सेट्रा, इसलिए कंपनी ने कहा तुम लड़ लो, पहले एक काम करो फिर देखेंगे, अब तो भैया डिविडेंड नहीं दे। तो यहाँ कंपनी की गलती नहीं है, पहले केस में कंपनी की गलती है। सी, इन गिवन केस कंपनी हैज फेल्ड टू कम्युनिकेट about non-compliance regarding hence provision of 127 will be applicable, इस वाले में will not be liability of the company। ठीक है मेरे बच्चों, यहां तो कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो आगे। The board of the directors of Nimba Heda Chemicals Limited proposes to transfer more than 10% of the profits of the company to the reserves for the current year. Advise the board of directors of the said company mentioning the relevant provisions of Companies Act। कंपनी के रिजर्व में ट्रांसफर, देखो बेटा ये क्वेश्चन अब ना नहीं आएगा एग्जाम में, नहीं मतलब आ तो सकता है पर नहीं आएगा ना, मालूम है क्यों? कंपनीज एक्ट 2013 से पहले कंपनीज एक्ट 1956 चलता था। कंपनीज एक्ट 1956 में एक प्रोविजन था कि कंपनी जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करती थी ना करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से, तो कंपनी को पहले रिजर्व में एक अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ता था, तो उसकी परसेंटेज थे, है ना, कि अगर डिविडेंड इतना है तो रिजर्व, जैसे 5% डिविडेंड है तो 2.5% ट्रांसफर करना पड़ेगा रिजर्व में, डिविडेंड 10% है तो इतना करना पड़ेगा, 15% है तो इतना करना पड़ेगा, सो ऑन। कंपनी से 2013 ने ये प्रोविजन हटा दिया, उसने क्या बोला, करंट ईयर के प्रॉफिट में से डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर चाहे तो रिजर्व में ट्रांसफर कर भी सकते हैं, चाहे तो ना भी करें, मतलब उनकी चॉइस है, उनका मन करेगा तो रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, मन नहीं करेगा तो रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करेंगे, ठीक है ना। सी, it provides a company may mind the may shall नहीं लिखा है, before declaration of any dividend in any financial year transfer such percentage of its profits for that financial year as it may consider appropriate to the reserves of the company। Therefore, under the Companies Act, the amount transferred to the reserve out of the profits for the financial year has been left at the discretion of the company। तो कंपनी की इच्छा है, कंपनी ट्रांसफर कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, करना चाहे तो करे, नहीं तो कोई दिक्कत। तो आपको आंसर निकाल कर रहा है, कंपनी में ट्रांसफर एन अमाउंट out of the profits to the reserve if company feels it necessary, otherwise there is no need as such। Referring to the provisions of Companies Act 2013, examine the validity। The board of directors of ABC Limited proposes to declare dividend at the rate of 20% to equity shareholders despite the fact company has defaulted in repayment of public। बहुत सिंपल है, क्या एक प्रोविजन है कंपनीज एक्ट में सेक्शन 123 के अंदर सबसेक्शन 7, कंपनी ने अगर डिपॉजिट्स के रीपेमेंट में डिफॉल्ट करा है तो कंपनी डिविडेंड दे ही नहीं सकती, अगर डिफॉल्ट है रीपेमेंट डिक्लेयर ही नहीं कर सकती चाहे कुछ भी हो। सो इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स कंपनी कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड। आगे आओ, बीईटी लिमिटेड इनकर्ड लॉसेस इन बिजनेस अप टू द करंट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 17-18। अभी देखो बता रहा हूं, इंटरिम डिविडेंड का एक प्रोविजन सुनो, अगर कंपनी इंटरिम डिविडेंड दे सकती है, सेम रूल है वही जो मैंने बताया था, करंट ईयर के प्रॉफिट में से दे सकते हो, पास्ट में से देना चाहते हो, पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दे सकते हो, वही कंडीशन है, पिछले 3 सालों के एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड से ज्यादा नहीं देना, जो भी कंपनी के करंट ईयर के लॉसेज हैं, तो सॉरी जो भी अमाउंट आप विड्रॉ करोगे वो कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस के 10% से ज्यादा ना हो और रिजर्व में कम से कम 15%। इंटरिम डिविडेंड के लिए एक एक्स्ट्रा कंडीशन है, जब आप इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो ना, जिस क्वार्टर में डिक्लेयर कर रहे हो, अगर उससे जस्ट प्रीसीडिंग क्वार्टर में लॉस था ना, तो रेट ऑफ डिविडेंड पिछले 3 सालों के एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन तब भी लगेगी जब आप करंट ईयर में डिविडेंड दे रहे हो। एक तो वो कंडीशन थी, आप ध्यान से समझना, एक तो था अगर पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से डिविडेंड दे रहे हैं तो आपको चाहे फाइनल डिविडेंड हो चाहे इंटरिम डिविडेंड हो, अगर पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से डिविडेंड दे रहे हो तो पिछले 3 सालों के एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड से ज्यादा डिविडेंड नहीं दोगे। ये तो एक बात हो गई, ठीक है। ये कब लगेगा, जब पास्ट एक्यूमुलेटेड बेस। अब इसको उठा के साइड में रख दो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ओनली इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड आप करंट ईयर में से दो या पास्ट में से दो, यदि जिस भी समय आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो उससे जस्ट प्रीसीडिंग जो क्वार्टर है उसमें अगर लॉस आया है तो रेट ऑफ डिविडेंड शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ, सॉरी शैल नॉट एक्सीड एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड फॉर पास्ट 3 इयर्स। या ऐसे बोले पिछले 3 सालों के एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड से ज्यादा नहीं हो सकता। यहां देखो क्या बोल रहा है, कंपनी इनकर्ड लॉस इन बिजनेस अप टू द करंट क्वार्टर इन 17-18, कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड एट द रेट ऑफ 11%, 16%, 18%। तो 11, 16, 18 का अगर मैं एवरेज निकालू तो कितना आएगा, 18 और 16, 34 और 45, 15% एवरेज आएगा।
in the immediately preceding 3 years. In spite of the loss, the board of directors of the company have decided to declare dividend at the rate of 15% current year. क्या कंपनी डिक्लेयर कर सकती है? क्या बिल्कुल कर सकती है. Decision of the board to declare interim dividend is tenable. पढ़ने की जरूरत ही नहीं, पूरा आंसर अभी प्रोविजन पढ़ कर आए. यदि कंपनी पास्ट एक्यूमुलेटेड लॉसेस में से डिविडेंड दे रही है, पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से, तो आपको ये ध्यान में रखना है. बाकी ये तो इंटरिम डिविडेंड की बात है, तो इंटरिम मतलब दोनों जगह कंडीशन सेम ही है. वो कंडीशन है पास्ट एक्यूमुलेटेड में से डिविडेंड देते हैं, तो चाहे वो इंटरिम हो या फाइनल हो. ये जो कंडीशन है ये इंटरिम के लिए, चाहे ना करंट ईयर में से हो या ना वो पास्ट एक्यूमुलेटेड में से हो. समझना जरा बात को. पास्ट एक्यूमुलेटेड में से दिया, चाहे इंटरिम हो या फाइनल हो, 10% सॉरी एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड से ज्यादा नहीं देना, उठा के साइड में रखो. इंटरिम डिविडेंड अगर दे रहे हो, पास्ट हो या करंट ईयर में से हो, यदि पिछले क्वार्टर में लॉस रहा तो आपका रेट ऑफ डिविडेंड पिछले 3 सालों के एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड से ज्यादा ना हो. देखो ये लिखा है, कंपनी has incurred loss during the current financial year up to the end of the quarter immediately preceding the date of declaration of interim dividend. Such interim dividend shall not be declared at a rate higher than average amount declared during the immediately preceding 3 financial year. तो जिस क्वार्टर में डिविडेंड डिक्लेयर करा उससे जस्ट प्रीसीडिंग क्वार्टर में अगर लॉस रहा तो रेट ऑफ डिविडेंड शुड नॉट बी मोर देन एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ प्रीवियस 3 years. Simplex Limited has a credit balance of 10 lakhs in the securities premium reserve. It did not earn profit during the year and thus was to declare dividend. Bapi, the accountant of the company, suggested securities premium reserve of this 10 lakh may be used of the payment of. अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन एक्चुअली डिविडेंड का नहीं है, ये क्वेश्चन है सेक्शन 52 का. सेक्शन 52 क्या बताता है, किन किन पर्पजेस के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूज कर सकते हो, किन किन पर्पजेस के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हो, यही प्रोविजन है. तो क्या सिक्योरिटी प्रीमियम आप डिविडेंड के लिए यूज कर सकते हो क्या? ये रहा आंसर. सिक्योरिटी प्रीमियम हम यूज कर सकते हैं किस किस के लिए? इश्यू ऑफ अनइश्यूड शेयर्स, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स और फॉर द परचेज ऑफ ओन शेयर्स, लेकिन डिविडेंड के लिए नहीं. हेंस जो उनके अकाउंटेंट है मिस्टर बापी, उनका कंटेंशन टेनेबल नहीं है. किसी भी हालत में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूज नहीं किया जा सकता फॉर डिविडेंड डिक्लेरेशन. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द XYZ लिमिटेड कंपनी at meeting declare a dividend at its paid up capital which was later on approved by the company's AGM. ठीक है, गलत. कंपनी के बीओडी डिविडेंड डिक्लेयर कर ही नहीं सकते, वो प्रपोज कर सकते हैं. ये प्रपोज नहीं कर सकते, अलाउड ही नहीं है. डिविडेंड तो डिक्लेयर शेयर होल्डर ही करते हैं, बीओडी प्रपोज करता है. प्रपोज करता है मतलब बीओडी रेट बताता है कितना रखना है. In the meantime, the directors at another meeting of the board of directors by passing a resolution to divert the total dividend to be paid to the shareholders for purchase of investment of the company. As a result, dividend was paid to the shareholders after 45 days. Examine the provisions. पहला, whether the act of the directors is in violation of the provision of this act. Yes. Yes. Dividend आपने ध्यान रहे कुछ बातों का, बिल्कुल सिंपल है. क्या बोल रहे हैं? एक तो डिविडेंड बीओडी डिक्लेयर नहीं कर सकता शेयर होल्डर. मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूं. वो कहते हैं कंपनी के बीओडी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, पहली गलती तो यही कर दी, उसको बाद में शेयर होल्डर ने अप्रूव कर दिया. ऐसे नहीं होता जना, इसको बोलते हैं रेटिफिकेशन. कोई चीज बीओडी ने करी और बाद में शेयर होल्डर अप्रूव करते हैं, उसको बोलते हैं रेटिफिकेशन. डिविडेंड में रेटिफिकेशन नहीं होता, डिविडेंड डिक्लेयर ही शेयर होल्डर करते हैं, बीओडी डिक्लेयर नहीं करता. तो ये तो पहली गलती हो गई. सेकंड, अच्छा यहां बीओडी ने डिक्लेयर किया डिविडेंड, शेयर होल्डर ने अप्रूव करा, उधर से बीओडी की एक और मीटिंग हुई, उनको इमीडिएटली कोई मशीन वगैरह परचेस करनी थी, कोई इन्वेस्टमेंट्स करने थे, तो जो डिविडेंड का पैसा था जो शेयर होल्डर को देना था वो उन्होंने यूज कर लिया इन्वेस्टमेंट्स परचेस करने में. इस वजह से वो टाइम से डिविडेंड नहीं दे पाए, यानी 30 दिनों में डिविडेंड पे नहीं कर पाए, और लेट पे करा. कितने दिनों में? 45 डेज में जाकर डिविडेंड का पेमेंट हो पाया. ठीक है, 30 डेज में डिविडेंड का पेमेंट नहीं हो पाया. कितने दिनों में हुआ? 45 डेज में जाकर पेमेंट हुआ डिविडेंड का. ये दूसरी गलती. पहली बात तो हमको बताना है कि क्या डायरेक्टर्स ने जो ये डिविडेंड डिक्लेयर करा ये अलाउड है क्या? सो एज पर 124 where a dividend has been declared by the company but not been paid within 30 days, the company shareholders are entitled to payment of the dividend. The company shall within 7 days from the date of expiry of said period transfer the total amount of the dividend which remain unpaid to unclaimed or separate bank account. ये मैंने आपको समझाया था पीछे, लेकिन ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है.
ये प्रोविजन लिखने की कोई जरूरत ही नहीं थी। क्यों नहीं थी जरूरत? क्योंकि इसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि 30 दिन में अगर आप पे, क्वेश्चन तो सिंपली ये पूछ रहा है कि क्या डायरेक्टर्स का, जो डायरेक्टर ने ये किया वो सही था क्या। सेकंड ये बता रहा है 45 दिन में पे करा, मतलब 30 दिन में पे नहीं करा तो पेनल्टी लगेगी कि नहीं लगेगी, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। इन पर्सन टू 127 वेयर अ डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय कंपनी बट नॉट पेड, हाँ ये काम का है, तो फिर कंपनी के डायरेक्टर्स के ऊपर पेनल्टी लगती है। अब पेनल्टी क्या है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। If company fails to comply with any of the requirement of this section, such company shall be liable to a penalty 1 lakh rupees and छोड़ दो इस पूरे को, मैं आपको बताता हूँ आंसर में क्या लिख कर आना है। ये पूरा आंसर ही गलत है, रेलेवेंट ही नहीं, इररिलेवेंट। आंसर में जाएंगे दो प्रोविजन। पहला जाएगा सेक्शन 123, इसमें दो सवाल पूछे गए हैं। पहला तो सवाल ये पूछा गया कि बीओडी का, ये वाला क्वेश्चन देखो कौन सा वाला बेटा, वेदर एक्ट ऑफ द डायरेक्टर्स इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजन इज एंड आल्सो द कॉन्सिक्वेंसेस। तो हम चलते हैं पहले तो यहां पे, आओ सेक्शन 120, ये हमारा है पॉइंट नंबर 1 का आंसर। डिविडेंड इज प्रपोज्ड बाय बीओडी and declared by shareholders. In no case dividend can be declared by BOD. Hence, declaration of dividend by BOD is in violation of provisions of law, and hence declaration of dividend is invalid. अब क्या करना पड़ेगा इसको, इस केस में hence consequence क्या है, company shall pass a resolution in general meeting to declare dividend. पहला तो ये। अब दूसरा सवाल उन्होंने क्या पूछा है, why, what would be your answer in case amount of dividend to be shareholder is adjusted by the company against certain dues of the company from the shareholder। ठीक है, वो हम बात करते हैं बाद में। दूसरा पॉइंट आता है सेक्शन 127, डिविडेंड, इसको तो मैं बोल के भी समझा सकता हूं, shall be paid, ये तो मैं वैसे लिख दूंगा, पूरा लिखूंगा नहीं, in 30 days from date of declaration। आगे का मैं बोल रहा हूं, if not paid तो क्या लगती हैं पेनल्टीज। आपको यहां पे पेनल्टी मेंशन करके आनी है, ऑन कंपनी कितनी लगेगी, ऑन डिफॉल्टेड डायरेक्टर कितनी लगेगी। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, इन फॉलोइंग केस और इन बिलो केसेस नो डिफॉल्ट ऑन पार्ट ऑफ डायरेक्टर। वो आप 5 केसेस लिखेंगे और उनमें से एक केस कौन था, कौन सा था, कंपनी कैन एडजस्ट अमाउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द डिविडेंड अगेंस्ट ड्यूज फ्रॉम शेयर होल्डर। ये था पॉइंट, शेयर होल्डर से जो पैसा लेना है उसमें आप एडजस्ट कर सकते हो। करेक्ट। हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है, इन गिवन केस कंपनी एडजस्टेड अमाउंट against dues from shareholder, hence no penalty will be imposed on company। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिसंबर 22 का क्वेश्चन है, XYZ Limited having inadequate profits inadequate है करंट ईयर के, इसका मतलब है कंपनी के पास में प्रॉफिट नहीं है। proposes to declare 10% equity dividend out of its current profit and free reserve। क्योंकि करंट ईयर में प्रॉफिट कम है तो भी देख लेते हैं कितना प्रॉफिट करंट ईयर में और पीछे से कितना यूज करना पड़ेगा। कर सकते हैं, ये तो अलाउड है, कंडीशन है, हमें बस वो 3 कंडीशन याद रखनी है। एक तो 10% से ज्यादा आप मतलब डिविडेंड जो डिक्लेयर करोगे पिछले 3 सालों के एवरेज रेट से ज्यादा ना हो,
सेकंड, अमाउंट जो विड्रॉ करना है वो कैपिटल प्लस रिजर्व के 10% से ज्यादा ना हो, और रिजर्व में जो अमाउंट छोड़ना है वो 15% होना चाहिए कैपिटल का। तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन में कैपिटल दे रखी है, कैपिटल कितनी है 17,500 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच फुली पेड अप, जिस पर डिविडेंड 9% जाएगा। तो 17,500 इंटू 100 का मतलब हो गया, यानी प्रीफरेंस कैपिटल अगर मैं निकालूं तो प्रीफरेंस कैपिटल हमारी है 17,500 यानी 17,50,000। प्रीफरेंस कैपिटल 17,50,000, इसका 9% डिविडेंड देना है। तो ये 9% इसका डिविडेंड मालूम है कितना आएगा, ये लगभग आएगा 1,57,500। इक्विटी कितना है 7 लाख, इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, यानी हमारा इक्विटी कैपिटल कितना हो गया 70 लाख। और हमको इस पर डिविडेंड कितना देने का है, अपन ने प्रपोज करा है 10%। अब देखेंगे हम 10% दे सकते हैं नहीं दे सकते, क्योंकि पिछले 3 सालों का एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड पकड़ना पड़ेगा। तो अभी तो मैं एक बार निकाल देता हूं यहाँ पे कि अगर बाई चांस सब कुछ ठीक रहा तो अपना इक्विटी डिविडेंड कितना जाएगा 7 लाख, दोनों मिलाकर जाएगा 8,57,500। अच्छा कैपिटल निकालो, टोटल पेड अप कैपिटल अगर आपसे पूछे क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी हमें, वो आ रहा है 87,50,000। ठीक है पेड अप कैपिटल। नीचे इन्होंने दिया जनरल रिजर्व, रिजर्व में सरप्लस कितने आ रहे हैं 21 लाख। देखो बेटा नीचे उसके बाद है कैपिटल रिजर्व, कुछ काम का नहीं है क्योंकि कैपिटल रिजर्व में से डिविडेंड नहीं दिया जाता। डिविडेंड ध्यान रखना पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से अगर डिविडेंड दो तो सिर्फ उन्हीं में से देना जो फ्री रिजर्व्स होते हैं, यानी या तो करंट ईयर के प्रॉफिट से दो, या तो अगर पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से दे रही हो ना बेटा तो फिर उस केस में ध्यान रखना कि वो पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स सिर्फ फ्री रिजर्व हो। अगर वो फ्री रिजर्व नहीं है तो यूज नहीं कर सकते। कैपिटल रिजर्व इज नॉट अ फ्री रिजर्व, सो कैन नॉट बी यूज्ड, राइट, बिकॉज नॉट अ फ्री रिजर्व, नॉट अ फ्री रिजर्व। ठीक है तो ये ध्यान रखना है हमको, फ्री रिजर्व नहीं है इसलिए यूज नहीं करेंगे। तो ये नहीं है। और देखो ऊपर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सिक्योरिटी प्रीमियम 3.5 लाख। अभी हम पीछे क्वेश्चन करके आए थे सिक्योरिटी प्रीमियम से डिविडेंड नहीं दे सकते। सरप्लस, पीएनएल अकाउंट का सरप्लस, बेटा देखो पीएनएल अकाउंट का जो सरप्लस होता है ना बेटा, ये इक्विवेलेंट टू करंट ईयर प्रॉफिट ही होता है। तो ये एक तरीके से करंट ईयर का प्रॉफिट ही है, कितना 63,000। इसको क्योंकि पीएनएल का बैलेंस चला हुआ आ रहा है तो अपने लिए करंट ईयर के प्रॉफिट जैसा ही है। नेट प्रॉफिट फॉर करंट ईयर, करंट ईयर का नेट प्रॉफिट कितना है, ये तो हो गया इक्विवेलेंट, ये कितना हो गया 357। यानी अगर मैं करंट ईयर में से डिविडेंड देना चाहूं फॉर एग्जांपल तो हमारे पास कितना अवेलेबल है 0, 12 और 4,20,000 ही आएगा ना, 3,57,000 प्लस 63,000 तो 360, 420, 4,20,000 करंट ईयर का अवेलेबल है। और अपने को टोटल डिविडेंड देना है 8,57,500, लेकिन अभी कंफर्म करेंगे क्योंकि डिविडेंड देना है 8,57,500, 4,20,000 रुपए ही अवेलेबल है, तो यानी पास्ट एक्यूमुलेटेड में तो जाना पड़ेगा। अब ये है इनसफिशिएंट, तो हम लोगों को इनसफिशिएंट हो गया तो डिविडेंड देना पड़ेगा, डिविडेंड आउट ऑफ पास्ट प्रॉफिट। अच्छा पास्ट प्रॉफिट में से डिविडेंड देने के लिए कंडीशन 1 क्या थी, रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ लास्ट 3 इयर्स। देखो लास्ट 3 इयर्स का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न नहीं, ये तो काम का नहीं है। एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 15%, हाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमने तो कितना सोचा है 10%, मतलब अपना काम हो जाएगा। दूसरा रिजर्व में से कितना अमाउंट निकालना है, पहले तो देखो रिजर्व हमारे पास अवेलेबल कितने, हमारे पास रिजर्व अवेलेबल है 21 लाख। 21 लाख निकालना कितना है, कैपिटल प्लस रिजर्व में सरप्लस का 10%। जनरल रिजर्व में से 21 लाख में से कितना ले सकते हैं, इसका 10%, नहीं इसका और इसका दोनों का मिलाकर 10%, पेड अप कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व, तो इसको जोड़ लेते हैं कितना आएगा 87, 88, ठीक है ना, और कितना हो गया 90 और 20, 1,10,000 और ये आएगा 1,08,500। ठीक है मेरे हिसाब से 1,08,500, ये तो 50,000 है ही, ठीक है 50,000 और ये 8 और 10, 1,08,000, 1,08,50,000, 1,08,50,000 का अगर मैं 10% निकालूं तो ये आएगा 10,85,000। हाँ तो हमारे पास तो 21 लाख अवेलेबल है, हाँ तो 10,85,000 ले सकते हैं, यानी रेट ऑफ डिविडेंड का भी कोई लफड़ा नहीं, पहली कंडीशन पूरी हो गई। ये बोलते हैं 15% ले सकते हो, अभी हमारे पास हमको 10% ही लेना है। अमाउंट निकाल सकते हैं 10,85 है कितना 21 लाख। अच्छा रिजर्व में छोड़ना कितना है, कैपिटल का 15%, कैपिटल का अगर मैं 15% निकालूं यानी 87,50,000 का 15% निकालूं तो 87,50,000 का 15% कितना आएगा
87,50,000 का 15% आएगा मेरे हिसाब से लगभग 8,75,000। तो ये आएगा लगभग 8 और 4 12, 13 लाख रुपए के आसपास आएगा, लगभग 13 लाख रुपए के आसपास आएगा लगभग। अगर मैं 21 लाख में से 13 लाख छोड़ भी दूं, है ना, मतलब 12 12.5 लाख के आसपास आएगा। 21 लाख में से अपने को जबकि चाहिए कितना मालूम है, 857, नहीं 857 भी नहीं चाहिए, 420 तो अवेलेबल ही है। अपने को एक्चुअल में चाहिए कितना डिविडेंड, अपने को तो बहुत कम अमाउंट निकालना है, मालूम है कितना, ये कहां से आ गया, अपने को एक्चुअल में पास प्रॉफिट में से कितना चाहिए मालूम है, 857,500 डिविडेंड देना है, 10% के हिसाब से दे सकते हैं, 420 अपने पास अवेलेबल है, तो 4,37,500 ही चाहिए अपने को तो खाली। रिजर्व में से अपन निकाल कितना सकते हैं, 10,85,000, और रिजर्व में छोड़ना कितना है, आपने को छोड़ना है रिजर्व में 70 लाख का कैपिटल का 15%, तो 70 लाख का 15% कितना आएगा मालूम है, यह आएगा 10,50,000। तो अगर मैं 21 लाख में से 10,50,000 छोड़ भी दूंगा, 10,50,000 छोड़ भी दूंगा, तो भी अपने पास में लगभग 10 लाख रुपए, 10,50,000 और बचेंगे। 10,50 छोड़ दूंगा तो भी 10, आप समझ में आ रही है। पहली कंडीशन है रेट ऑफ डिविडेंड पिछले एवरेज 3 सालों के एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड के से ज्यादा ना हो। पिछले 3 सालों का एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड 15%, हम तो 10% ही देना चाहते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमने जब डिविडेंड निकाला 8,87,500 चाहिए, करंट ईयर में कितना अवेलेबल है, 420, तो अपने को फ्रॉम पास्ट प्रॉफिट, रिक्वायर्ड फ्रॉम पास्ट प्रॉफिट कितना है मालूम है, 4,37,500। हमारे पास अवेलेबल कितना है, 21 लाख में से ले कितना सकते हैं, पेड अप कैपिटल रिजर्व सरप्लस का 10%, यानी 87,50,000 और 21 लाख 10 लाख, 1,08,50,000 का 10% मतलब 10,85,000। अगर मैं 10,85,000 निकाल लूंगा तो भी रिजर्व में अपने को तो 4,37,500 ही चाहिए, निकाल सकते हैं 10,85। तीसरी कंडीशन, रिजर्व में आपको कैपिटल का 15% छोड़ना है, कैपिटल का 15% आएगा 10,50, यानी थर्ड कंडीशन के हिसाब से चलूं तो अपन निकाल सकते हैं 10,50,000। क्यों, 21 लाख रुपए है और छोड़ना है कैपिटल का 15%, जो कि आता है, नहीं सॉरी 15% कैपिटल का 15% लेना ना, तो 87,500 यह आता है लगभग 87,50,000 का 15%, ये लगभग आएगा 12,50,000 लगभग। तो अगर मैं इतना छोड़ भी दूं तो भी कितना बचेगा हमारे पास, 7.5, लगभग 8,50,000। अपने को चाहिए कितना, 4,37,500, यानी इसका मतलब है कि डिविडेंड देने में कोई दिक्कत नहीं है, अपने को 4,37,500 चाहिए, तीनों कंडीशन भी पूरी हो रही है। दे सकते हो क्या, हाँ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो आओ देखो आंसर में क्या चाह देते हैं, ये भी 4,37,500 भी विड्रॉन फ्रॉम द जनरल रिजर्व ले सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वीएस कंप्यूटर्स लिमिटेड declared and paid dividend in the time to all its equity holders for the financial year 21-22 except in the following two cases. Mr. AB holding 250 shares had mandated the company to directly deposit the dividend amount in her bank account. The company accordingly, देखो बेटा ये तो ऑलरेडी पीछे आ चुका है, ये ऑलरेडी पीछे आ चुका है, सेम ही क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, देखो कुछ भी नहीं करना, सेम क्वेश्चन है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। ठीक है, आज का लेक्चर में अपन यहीं पे एंड अप करेंगे बेटा, ठीक है, चलो।